Hello everyone, welcome to our channel ना पार्टी ना ब्रोकर। सो जैसा कि हमारा नाम है, वी डोंट सेल एनी प्रोडक्ट एंड ना हम किसी प्रोडक्ट में ब्रोकरेज लेते हैं। दिस इज अ चैनल विच इज प्योरली टू एजुकेट यू अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट दैट वी यूज इन एवरीडे लाइफ एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी हम आपको कुछ और एजुकेट कर सके या कुछ और इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स बता सकें। तो आज हम जो प्रोडक्ट जो हम जिस टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हाउ टू वैल्यू अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। जनरली हम जब रियल एस्टेट परचेज करने के लिए जाते हैं या सेल करने के लिए जाते हैं तो हमें हमारे लिए खुद से उस प्रॉपर्टी का प्राइस अप्रॉक्सीमेट प्राइस डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है एंड हम जनरली मार्केट प्राइस को लेके ही उसमें कुछ वेरिएशन करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने प्रॉपर्टी को किसी भी प्रॉपर्टी को खुद एक अप्रॉक्सीमेट प्राइस दे सकते हैं ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। तो रियल एस्टेट वैल्यूएशन में प्राइस देने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो प्राइसेस है वो काफी मिस्टीरियस है, काफी दिनों तक बहुत बढ़ते हैं, फिर उसके बाद काफी टाइम तक जो है वो स्टैग्नेशन आ जाता है। लास्ट 3-4 साल से प्रॉपर्टी प्राइसेस ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं। जो लोग प्राइसेस घटने का वेट कर रहे हैं वो भी परेशान है। जो प्राइसेस बढ़ने का वेट, जिनको लग रहा है कि शायद प्राइसेस इसी लेवल पे रहेंगे, वो भी परेशान है। तो हम लोग समझेंगे कि जिन्हें प्रॉपर्टी सेल करना है वो भी सोच नहीं पा रहे हैं कि अभी हम रुक जाए कि शायद प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो हम करेंगे। ऐसे काफ़ी पॉइंट्स हैं। अभी लास्ट 1-2 महीने में काफ़ी एक्सपर्ट्स ने बोला है कि प्राइसेस ड्रॉप करेंगे। तो कुछ ने 20%, कुछ ने 30% बोला है। पर क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये कि ये प्राइसेस कब ड्रॉप होंगे, कितने टाइम फ्रेम होंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। इस पे इसके ऊपर कुछ भी कमेंट करना शायद किसी भी एक्सपर्ट के बस का नहीं है एंड कोई नहीं बता सकता कि प्राइसेस कब ड्रॉप करेंगे और किस रेट से ड्रॉप करेंगे। मगर एक जो मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर प्राइसेस आपके 20% से ड्रॉप कर भी गए तो भी क्या आपको प्रॉपर्टी परचेज करना चाहिए या फिर आपको और ड्रॉप का वेट करना चाहिए? क्या 20% के बाद प्रॉपर्टी अपने फेयर वैल्यू पे या यूँ कह लीजिए कि एक राइट वैल्यू पे आ जाएगा, या फिर 20% के बाद एक फर्दर 20% या 30% का ड्रॉप हो सकता है किसी जगह पे प्रॉपर्टी प्राइसेस 40% से बढ़ गई हो, तो वहां पर 20% ड्रॉप होने के बाद भी प्राइस वो प्रॉपर्टी खरीदने का शायद सेंस ना बने। तो इन सब चीजों के लिए हमारे पास एक खुद एक प्रॉपर्टी के प्राइस का एक अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए कि प्रॉपर्टी का प्राइस इस रेंज में हो तो शायद हमें लेना चाहिए, इससे ऊपर हो तो हमें नहीं लेना चाहिए, इससे नीचे हो तो अच्छी डील है तो हमें खरीद लेना चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो डेवलपर्स एंड ब्रोकर्स होते हैं वो एक माइक्रो मार्केट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं, जबकि जैसे कि अभी आर के स्टूडियो करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, राज कपूर स्टूडियो, काफी फेमस स्टूडियो था चेंबूर में, जिसे गोदरेज प्रॉपर्टीज ने खरीदा है और उसको डेवलप कर रहे हैं। अभी उस प्रॉपर्टी का प्राइस आसपास की प्रॉपर्टी से 35 या 40% ज्यादा है। तो क्या हमें उस आर के स्टूडियो में जो प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है उसके लिए हमें 40% ज्यादा प्राइस देना चाहिए, या फिर हमें उसके बगल में जो दूसरी प्रॉपर्टी है जो 35-40% कम दाम पे मिल रही है वो लेना चाहिए? तो हमें ये सब डिसीजन लेने में भी काफी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसिंग का कोई मेथोडोलॉजी नहीं है। जनरली कोई इतने रिसर्च पेपर्स या वो सब भी नहीं होते हैं, एजुकेटिव प्लेटफॉर्म भी नहीं होते जहां हम एक प्रॉपर्टी के प्राइसेस को एस्टिमेट कर सकें। तो आगे चल के हम ये सारे प्राइसेस को कवर करने वाले हैं कि कैसे हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं जिसके +-5% में जो है हम इस प्रॉपर्टी प्राइस के +-5% के रेंज में हम एक प्रॉपर्टी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर अगर आपको रियल एस्टेट वैल्यूएशन के बारे में समझना है तो अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा टाइम दें एंड इसको अच्छे से समझ लें। अदरवाइज हाफ सुनने के, आधा सुनने का या जल्दी में सुनने का इसमें फायदा नहीं हो आपको। तो हम चलते हैं कि हमारा वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एंड कैसे डिटरमाइन करना चाहिए। तो
इंडिया में जो हमारे सिटीज की प्लानिंग है वो काफी हैफाजार्ड है। और कई बार ऐसा होता है कि आपके एक बिल्डिंग के बगल में एक स्लम होता है, तो बिल्डिंग में जो प्रॉपर्टी रेट्स होते हैं वो स्लम के रेट से शायद 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो सकते हैं। तो अगर हम रेगुलर जो अदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी मैट्रिक्स है, जैसे कि जोनिंग या डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन, अगर हम ये सबको फैक्टर बना के, अगर हम एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक फैक्टर बना के प्राइसिंग करने की कोशिश करें तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिकॉज यहाँ हमारे यहाँ 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही काफी वेरिएशन हो जाता है। ये जोनिंग या डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ये सब उन जगहों के लिए काफी अच्छा है जहाँ पर कि एक एरिया में के सारे प्रॉपर्टीज जो है वो एक जैसे है, तो आप उनको एक कॉमन प्राइस दे सकते हैं एंड एक कॉमन वैल्यू असाइन कर सकते हो। तो इसके लिए किसी भी चीज का बेस्ट वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो होता है वो होता है कि जो उसका एंड यूजर है वो क्या प्राइस पे करना चाहता है। ये प्रॉपर्टी मार्केट में अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो अपने खुद की परचेज प्राइस के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन करते हैं। हो सकता है उन्होंने ही गलत प्राइस पर परचेज किया हो, तो वो शायद आज आपको अच्छे डील दे रहे हो, ज्यादा दाम पे दे रहे हो या कम दाम पे दे रहे हो। पर ये समझने के लिए हमको ये समझना होगा कि इन द एंड उस प्रॉपर्टी को जो लॉन्ग टर्म यूज करने वाला है वो उस प्रॉपर्टी के लिए कितना प्राइस देने को तैयार है। तो हमने डिस्कस किया कि कैसे सोशल फैक्टर्स या डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ये सब इन इन तरीके से इंडिया में वैल्यूएशन करना काफी मुश्किल है। तो इंडिया में अगर आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करना है तो आपके लिए रेंटल वैल्यूज जो है वो बेस्ट इंडिकेटर्स है। इसके 3-4 रीजंस है। फर्स्टली, रेंटल वैल्यूज जो है वो कोई एक डेवलपर या 2-4 ब्रोकर नहीं कंट्रोल करते हैं। एक माइक्रो मार्केट में 500-1000 यूनिट्स होते हैं रेंटल के लिए, एंड वहां पे हर यूनिट का प्राइस जो है वो इंडिविजुअली एक सेलर, एक ओनर और एक टेनेंट पर डिटरमाइन करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही रेजिडेंशियल सोसाइटी में एक एंड में काफी शांति है, ग्रीनरी है, पार्क व्यू है, वेर दूसरे एंड पे हो सकता है काफी नॉइज आती है, लाउड स्पीकर का पोल्यूशन है या ट्रैफिक का पोल्यूशन है। तो उन सब न्यूसेंसेस के कारण दूसरे एंड पे प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो ये समझने के लिए हमको ये सब चीजों को जो है वो रेंटल वैल्यू जो है काफी अच्छे से कैप्चर करता है। जो एक टेनेंट होता है उसको वो प्रॉपर्टीज को एंड यूज के हिसाब से इवेल्युएट करता है एंड फिर वो उसको प्राइस देता है। तो इसीलिए अगर हम टेनेंट का जो प्राइस है यानी जो रेंटल प्राइस है प्रॉपर्टी का, अगर हम उसको कंसिडर करें तो वो शायद हमारे इंडिया के लिए ये बेस्ट मैट्रिक्स है। इवन अगर हम सोच रहे हैं कि प्रॉपर्टी प्राइस रेंटल्स में इंक्रीज होने वाला है किसी प्रॉपर्टी में, तो एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस भी वहां पर ग्रो करने वाले हैं। एंड जो टेनेंट होता है वो कई बार अगर आप एक टेनेंट है तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर रहे हैं तो इसका एक रीजन होता है कि आपने अगर आप मान लीजिए 20,000 रुपीज रेंटल पे कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपकी ईएमआई 60,000 आने वाली है, तो आप मोस्ट लाइकली उस प्रॉपर्टी को मना करने वाले हो कि मैं नहीं लूंगा, इससे अच्छा मैं रेंट पे रह लेता हूँ एंड ये मेरे लिए ज्यादा इकोनॉमिक सेंस है। मगर सपोज कीजिए कि वही प्रॉपर्टी जिसमें आप 20,000 रेंट दे रहे हो, उसमें अगर उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस इतने कम हो जाते हैं कि उसका उसका ईएमआई आपको सिर्फ 30,000 आने वाला है, तो मोस्ट लाइकली जो भी टेनेंट हैं जो वहां पर लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं वो लोग उस प्रॉपर्टी को परचेज कर लेंगे, क्योंकि वो आ, फिर कैलकुलेशन ऐसी हो जाती है कि आज आप 20,000 दे रहे हो तो शायद 4-5 साल में रेंटल्स ही बढ़ के आपके 28-30,000 हो जाएंगे। तो इकोनॉमिक सेंस बनता है कि आप वो प्रॉपर्टी को आज ही एक्वायर कर लो। तो आप देखोगे कि ऐसे कि एक टेनेंट जो है वो कंटिन्यूअसली प्रॉपर्टी प्राइसेस को इवेलुएट करता रहता है एंड टेनेंट का जो पर्सपेक्टिव है प्राइसिंग का वो बेस्ट प्राइसिंग पर्सपेक्टिव है किसी भी रियल एस्टेट को वैल्यू देने के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि ईएमआई टू रेंटल का रेशियो कितना होना चाहिए एंड वो किन चीजों पर वेरी करता है। तो ईएमआई टू रेंटल रेशियो जो है वो इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, मगर इकोनॉमी का मतलब ये है लोकल इकोनॉमी। अगर किसी एक जगह पर लोकल इकोनॉमी बूम कर रही है तो वहाँ का जो है
ये रेशियो जो है ईएमआई टू रेंटल रेशियो वो काफ़ी हाई होगा, बिकॉज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रेंटल प्राइसेस जो हैं वहाँ के वो बढ़ने वाले हैं। तो इससे अच्छा है कि आज थोड़ा ज़्यादा मल्टीपल देके भी वो प्रॉपर्टी परचेज कर ले। आपको यहाँ पर कंट्री की इकोनॉमी को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उस माइक्रो मार्केट में जो लोग रह रहे हैं या वहाँ के आसपास जो बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है उसको आपको ट्रैक करना है। ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ऑब्वियसली एक फिक्स नंबर देना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी एक अप्रोक्सीमेट नंबर दे सकते हैं। उसके 5-10% के रेंज में आपको एक उसका फेयर वैल्यू मिल जाएगा। जनरली जो रेंज है ईएमआई टू रेंटल रेशियो इनकम का वो 1.5 to 2x होता है। मतलब अगर आप 20,000 रेंटल दे रहे हैं और 30,000 पर मंथ ईएमआई में आपको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आप प्रोबेबली उसको 10 में से 8 या 9 टेनेंट उसको परचेज कर लेंगे। अगर उसका रेंटल 2x से भी ज्यादा है, मतलब आप 20,000 रेंटल दे रहे हैं एंड 50,000 उसकी ईएमआई है, तो मोस्ट ऑफ द टेनेंट उसको जो है नहीं परचेज करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था, ये लोकल पॉपुलेशन की इकोनॉमी और सैलरी ग्रोथ पर डिपेंड करती है। इसमें हमें कंट्री के इकोनॉमी को से कंफ्यूज नहीं करना है। इसमें इस मैट्रिक्स या जो ये मल्टीपल है, इसकी अच्छी बात यह है कि ये चेंज ऑफ इंटरेस्ट रेट है उसके कारण ईएमआई चेंज होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये ईएमआई टू रेंटल ये इंटरेस्ट रेट में चेंज को भी कैप्चर करता है। इंटरेस्ट रेट क्या होंगे फ्यूचर में, कितना होने वाला है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो डिटरमाइन करना मुश्किल है, मगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के एक इंटरेस्ट रेट किस डायरेक्शन में जाने वाला है हम वो गेस कर सकते हैं। जैसे अगर कंट्री की इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो फिर इंटरेस्ट रेट जनरली बढ़ जाते हैं ताकि प्राइसेस कंट्रोल में आए। अगर कंट्री की ग्रोथ रेट बहुत कम है तो जनरली इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाता है ताकि लोग ज़्यादा बोरो करें एंड इकोनॉमी में बूम आए। तो इस तरह आप अगर कंट्री की इकोनॉमी को ट्रैक करें, जहां पर इंटरेस्ट रेट के लिए आपको लोकल इकोनॉमी को नहीं, इंटरेस्ट रेट के लिए आपको कंट्री की इकोनॉमी को ट्रैक ट्रैक करना है। अगर कंट्री की इकोनॉमी अच्छे स्पीड में चल रही है, अच्छे ग्रोथ इंटरेस्ट सॉरी जीडीपी ग्रोथ अच्छे से हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट जो है अकॉर्डिंगली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस डायरेक्शन में जाएंगे। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि ईएमआई टू रेंटल रेशियो में हमें जो है वो सिर्फ शेयर्ड एकोमोडेशन जो है, अगर कोई 2 BHK में 3 लोग 4 लोग मिलकर रह रहे हैं तो उनको नहीं कंसिडर करना है। हमें सिर्फ फैमिली या जेन्युइन बायर्स जो रेंट दे रहे हैं उसको कंसिडर करना है, क्योंकि ये जो ईएमआई टू रेंटल रेशियो है ये उन्हीं के लिए, ये उनको ही अट्रैक्ट करेगा जो जेन्युइन बायर्स है। जो शेयर्ड एकोमोडेशन वाले उनके लिए ये ज्यादा काम का मैट्रिक्स नहीं होता है। तो अब हमें देखते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी होनी चाहिए। तो लेट्स अज्यूम कि कोई प्रॉपर्टी है जिसका रेंटल 20,000 पर मंथ है। तो अगर 20,000 पर मंथ है एंड अगर उस टाइम पे इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स है वो 35,000 पर मंथ ईएमआई देने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। 1.75 टाइम्स आप उस मल्टीपल को रख सकते हो। तो अगर आज के डेट में हम किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करना चाहें और अगर मान लीजिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी सही से चल रही होती तो और इंटरेस्ट रेट 8% पे होता, तो 35,000 ईएमआई आने के लिए अगर हम 20% डाउन पेमेंट करते और 20 ईयर का लोन लेते तो प्रॉपर्टी वैल्यू 52.5 लाख आती। आप पूछो, ये 20% डाउन पेमेंट एंड 20 ईयर लोन हमने इसलिए लिया है बिकॉज बैंक्स में 20% डाउन पेमेंट से कम में आपको लोन नहीं मिलता है एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जो इंडिया में होते हैं वो मिनिमम डाउन पेमेंट पे ही होते हैं। इसीलिए ये 20% डाउन पेमेंट का क्राइटेरिया जो है वो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में का एक खोजने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो 52.5 लाख हो जाती है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट उस प्रॉपर्टी में 13.42 लाख का करना होता है। जो ये ईएमआई है और जो बाकी फैक्टर्स डाल के आपको जो ये पैरामीटर्स निकालने हैं, इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट प्रिपेयर किया है। आप मुझे मेल कर सकते हो napatinabroker@gmail.com पर और मैं आपको शेयर कर दूंगा वो शीट।
तो जब ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रॉपर्टी में लोन अप्रोक्सीमेटली 42 लाख का होता है एंड 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ईएमआई जो है वो 35,130 आती है। इसको हम दूसरी तरह से एनालाइज करें तो जो इस प्रॉपर्टी का वैल्यू है 52.5 लाख, ये इस प्रॉपर्टी के ईयरली रेंट का 21.9 टाइम्स है। या फिर एक दूसरा मैट्रिक्स है कि ये इस प्रॉपर्टी का रेंटल यील्ड जो है वो 4.6% है। ये रेंटल यील्ड प्रॉपर्टी मार्केट्स में काफी कॉमन मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो किस किस चीजों के कारण वेरिएशन आती है। तो जैसे हमने पिछले केस में हमने आइडेंटिफाई किया था कि अगर इंटरेस्ट रेट 8% है और अगर इकोनॉमी ठीक से चल रही है तो आप ईएमआई टू रेंट मल्टीपल जो है 1.75 का ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जो है 52.5 लाख आ रही थी। अब अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं यानी 8% से घटके 7% होते हैं तो आप देख सकते हो कि जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। अगर इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है तो जनरली अगर इकोनॉमी बहुत फास्टली ग्रो कर रही है तो ये जो मल्टीपल है वो इंक्रीज होता है। तो अगर स्लो इकोनॉमी में एक सेम प्रॉपर्टी अगर इंटरेस्ट रेट सेम है तो प्रॉपर्टी का दाम अगर 45 लाख रुपीज है, अगर वो सडनली इकोनॉमी बहुत बूम करने लग जाए तो उस प्रॉपर्टी के प्राइसेस 60 लाख तक जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली रेंटल प्राइसेस अगर इंक्रीज होते हैं तो भी प्रॉपर्टी के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज होते हैं। तो अभी जो हमने एक मैट्रिक्स बनाया था ये हमने एक प्रॉपर्टी के लिए बनाया था। अभी हम इसी मैट्रिक्स को एक दूसरे वे में कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको हम किसी भी प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सके। ये मैट्रिक्स है वैल्यू एज मल्टीपल ऑफ ईयरली रेंटल, मतलब उस प्रॉपर्टी का ईयरली रेंटल कितना है उसका कितना टाइम्स हमें प्रॉपर्टी का प्राइस रखना चाहिए। तो आज का कंडीशन जैसे है, आज कोविड-19 के कारण इकोनॉमी स्लो चल रही है एंड शायद अगले काफी टाइम तक स्लो चलने के चांसेस हैं। तो जो ईएमआई टू रेंटल मल्टीपल है वो हमें 1.5x पे लेना चाहिए। आज के डेट में इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है। तो आज के डेट में अगर कोई इसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होना चाहिए तो वो ईयरली रेंटल का 18.8 टाइम्स होना चाहिए। अगर अगर प्रॉपर्टी के अगर इंटरेस्ट रेट घट जाते हैं, इकोनॉमी फिर भी स्लो रहती है, तो जो प्रॉपर्टी वैल्यू है वो ईयरली रेंटल का 18.8 की जगह वो 20.4 टाइम्स हो जाती है। आप इसमें ये बोल सकते हैं कि अगर इकोनॉमी स्लो चल रही है तो फिर ये 20.4 टाइम्स कैसे हो जाएगी। तो ये 20.4 टाइम्स जो है वो ईयरली रेंटल का है। अगर इकोनॉमी स्लो रही तो रेंटल्स भी कम हो जाएंगे। तो ये जो 20.4 टाइम्स है उसके बाद भी जो है ये वैल्यू हो सकता है कम ही हो जाए। तो ये एक मैट्रिक्स है, आपको बस समझना है कि अगर आप ईयरली आप उस प्रॉपर्टी का रेंटल ट्रैक कर रहे हैं तो आप उसके बारे में एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट 7% से 9% के बीच में वेरी करता है तो मैक्सिमम जो है वो 27x हो सकता है प्रॉपर्टी का वैल्यू एनुअल रेंटल्स का, एंड मिनिमम 17 टाइम्स हो सकता है। तो अगर आज के डेट में हम देखें तो कोई प्रॉपर्टी जो है जिसका रेंटल 20,000 है तो 18.8 टाइम्स के हिसाब से आज के डेट में उसकी वैल्यू जो है 45 लाख है। अगर इंटरेस्ट रेट घट के 7% हो जाएगा तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 48.9 लाख हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसका रेंटल 60,000 है तो उसकी आज की प्राइस 1.35 करोड़ हो जाएगी, जबकि अगर इंटरेस्ट रेट 7% हो जाए तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.47 करोड़ हो जाएगी अगर रेंटल सेम रहे तो, एंड सिर्फ इंटरेस्ट रेट ड्रॉप करता है। तो ये पी बाई ई रेशियो, ये जो रेंटल रेशियो ईएमआई टू रेंटल रेशियो मैं बोल रहा हूँ ये क्या है एंड इसको हम बाकी जगह भी कहीं यूज करते हैं क्या, अभी इसके बारे में हम डिस्कस। तो आप में से कई को लग रहा होगा कि ये प्राइस टू रेंटल रेशियो जो है ये क्या मैंने खुद से बनाया है या फिर ये कुछ ऐसा रेशियो है जो कॉमनली यूज होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पी प्राइस टू रेंटल रेशियो है ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट में ऐसा ही एक रेशियो काफी पॉपुलर है एंड इनफैक्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज पी बाई ई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो किसी स्टॉक का जो पी बाई ई रेशियो होता है अगर वो बहुत ज्यादा होता है इसका मतलब है कि उस स्टॉक का फ्यूचर पोटेंशियल बहुत अच्छा है। अगर वो घट जाता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक का फ्यूचर पोटेंशियल जो है वो
उतना प्रॉमिसिंग नहीं देख रहे हैं लोग, इसीलिए उस स्टॉक का प्राइस जो है वो कम हो जाता है। तो ये जो प्राइस बाय रेंटल रेशियो है ये कुछ नहीं है, ये पी बाय ई रेशियो का ही एक दूसरा फॉर्म हमने यूज किया है, जो कि स्टॉक्स में बहुत दिनों से ऑलरेडी यूज होता है, बहुत कॉमनली यूज फीचर है। हम उसको अब प्रॉपर्टी के लिए भी यूज कर रहे हैं। दूसरा रेंटल इनकम जो है, मोस्ट ऑफ द कमर्शियल प्रॉपर्टीज की जो डील होती है वो रेंटल इनकम के बेसिस पे ही होती है। तो रियल एस्टेट में भी रेंटल इनकम जो है वो काफी कॉमनली यूज फैक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई एक नया मैट्रिक्स निकाल रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए। हम जो एग्जिस्टिंग मैट्रिक्सेस है उनको रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए जनरली लोग नहीं यूज करते हैं, लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं इस मैट्रिक्स के बारे में। तो हम लोग इसको अब इस मैट्रिक्स को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए भी यूज करना सीख रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम प्रॉपर्टी प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसे मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है उसके लिए उसको निकालने के लिए रेंटल इनकम जो है वो बेस्ट क्राइटेरिया है, बिकॉज टेनेंट जो है वो प्रॉपर्टी प्राइसिंग काफी एंड यूजर पर्सपेक्टिव से करता है। किसी भी चीज का प्राइस इन द एंड यूजर के हिसाब से डिटरमाइन होता है। अगर कोई स्पेक्यूलेटर है या इन्वेस्टर है तो उनके प्राइसिंग जो होते हैं वो उनके अपने परचेज प्राइस के हिसाब से होता है, मगर ये सस्टेनेबल नहीं होता है। तो इन द एंड जो प्रॉपर्टी के का जो फेयर वैल्यू कह लीजिए या अप्रोक्सीमेट वैल्यू कह लीजिए, प्राइसेस वहां पर ही कन्वर्ज होकर आते हैं। मगर कभी कभी मार्केट्स बहुत दिन लगा देते हैं, 10 साल 8 साल लगा देते हैं। तो आपको बस ये समझना है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो अभी जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो ओवर प्राइस मोड में है या अंडर प्राइस मोड में है। आप बस ये डिटरमाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट भी प्रॉपर्टी प्राइसेस को काफी अफेक्ट करती है। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट पुट दिस इन देयर एस्टिमेशन। तो इंटरेस्ट रेट पर भी एक नजर रखिए। 0.25% या 0.5% से बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मगर 1%, 1.5% से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगता है प्रॉपर्टी प्राइसेस पे। तो इंटरेस्ट रेट पर भी आप को भी अपना एक ध्यान में रखिए जब आप प्रॉपर्टी प्राइसेस को इवेलुएट कर रहे हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूज जो है वो जैसे बाकी एसेट साइकिल्स होते हैं उसी तरह प्रॉपर्टी वैल्यू के भी जो होते हैं साइकिल्स काफी लंबे हो सकते हैं। 6 6 साल 8 8 साल प्रॉपर्टी प्राइसेस ओवर प्राइस मोड में या अंडर प्राइस मोड में हो सकते हैं। तो हम लोग उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, मगर जब हमें पता है कि प्रॉपर्टी ओवर प्राइस मोड में है तो हम प्रॉपर्टी परचेज करने से बच सकते हैं, या फिर हमारी कोई प्रॉपर्टी अगर बेचनी है तो हम उसको बेच सकते हैं। और जब प्रॉपर्टी अंडर प्राइस मोड में है तो हम लोग प्रॉपर्टी मार्केट में जाके प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। एंड ये सब डिसीजन लेने के लिए हमें प्रॉपर्टी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम वो डिसीजन ले सकते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट ओवर प्राइस मोड में है या अंडर प्राइस मोड में। सो आई होप इसके बाद आप जब कोई रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो आपके पास आपका खुद का एक कैलकुलेशन होगा जिसमें आपके पास प्रॉपर्टी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, एंड आप सिर्फ डेवलपर या ब्रोकर्स के प्राइसेस के ऊपर अपना डिसीजन नहीं लेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये आपके काम का होगा। ये प्रेजेंटेशन एंड ये एजुकेटिव वीडियो जो था, दिस वाज फ्रॉम आवर चैनल ना पार्टी ना ब्रोकर। सो एनीवन हु वांट्स, किसी को भी वो प्रॉपर्टी प्राइसेस एंड मैट्रिक्स के लिए एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं ना पार्टी ना ब्रोकर @gmail.com, एंड हम आपको वो अपनी एक्सेल शीट जो है जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स वाली हम उसे मेल कर देंगे। थैंक यू।